वन पीस चैप्टर 1088। चैप्टर भाई काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि भाई जिसको भी गार्प की स्ट्रेंथ पे डाउट था वो तो भाई इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्लियर होने ही वाला है। पर उसके साथ हम कोबी को एक्शन में भी देखेंगे, जहाँ पे भाई वो बिना कोनकोरसाकी को यूज किए गार्प जितना बड़ा अटैक लॉन्च करता है। और इवन हमें इसका भी हिंट मिलेगा कि क्या सच में आओकी एक ट्रेटर है या फिर नहीं। चैप्टर का टाइटल है द लास्ट लेसन। सो भाई चैप्टर का टाइटल रेफर कर रहा है गार्प के उस आखिरी लेसन को जो उसने कोबी को दिया था। बट भाई एक्चुअली जो लास्ट लेसन है वही गार्प का फर्स्ट लेसन था कोबी के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में जब कोबी ने मरीन ज्वाइन किया था तो गार्प नए स्टूडेंट को लेक्चर देने के लिए आया था, जहाँ पे वो सबसे पूछता है कि अगर तुम एक बोट पे सफर कर रहे हो और तुम्हें एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा मिलता है पर तुम्हारी बोट बस दो ही लोगों को संभाल सकती है, तो भाई ऐसे टाइम में तुम लोग क्या करोगे। तो कोबी जल्दी से कहता है मैं तो खुद बोट से उतर जाऊंगा और उन दोनों को भेज दूंगा। पर ये सुन के गार्प उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम वहां पे उस बूढ़े आदमी को छोड़ दोगे, क्योंकि उसकी एक टांग तो वैसे ही कवर में है और वो अपनी जिंदगी जी चुका है। तो ऐसे केस में तुम अपने आप को बचाओगे और उस बच्चे को बचाओगे, क्योंकि अगर तुम खुद ही नहीं बच पाओगे तो तुम दूसरों को आगे जाके कैसे बचा पाओगे। और क्योंकि तुम यंग हो तो तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वैसे भाई बात तो यहाँ पे गार्प की सही है, बूढ़ा आदमी तो अपनी जिंदगी जी चुका है तो बच्चे और खुद को बचाना ही ज्यादा सेंस करता है। क्या पता भाई बूढ़ा आदमी रास्ते में टपक जाए और बच्चा बेचारा समुद्र में फंस जाए। खैर मजाक से हट के गार्प की इस बात पे भाई बाकी मरीज गुस्सा करने लग जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम बच्चों को ये सब नहीं सिखा सकते। और जैसा कि मैंने कहा कि ये फर्स्ट लेसन ही गार्प का लास्ट लेसन होगा, तो ऐसा ही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, जहाँ पे एक बूढ़े आदमी को छोड़ के बाकी लोगों को जाना पड़ेगा। समझ ही गए होगे भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर उससे पहले हमें अमेज़न लिली का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्लैकबीयर्ड ने मरीन्स के 800 सोल्जर्स और एक बैटलशिप को अपने कब्जे में लिया था और कोबी उस टाइम पे वहीं पे था। पर भाई वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि एक एम्परर से भिड़ना काफी खतरनाक था और भाई उसको ऊपर से परमिशन भी नहीं मिली थी। तो भाई यहाँ पे कोबी खुद ब्लैकबीयर्ड के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम 800 सोल्जर्स और इस बैटलशिप के बदले मुझे अपने साथ लेके चलो। पर ब्लैकबीयर्ड भी लाइक साले तुझे हीरो का टाइटल क्या मिल गया, तू तो अपने आप को 30 मार खान समझने लग गया। जिसके बाद तो भाई सबको पता ही है कि आखिर क्या हुआ। ब्लैकबीयर्ड ने कोबी को पकड़ लिया और उसे हाचिनोसु में लेके आया, जहाँ पे उसने कोबी को अपना सारा प्लान बताया। पर भाई आओकी जी ने ब्लैकबीयर्ड का मूड ये कह के खराब कर दिया कि कोबी तो स्वॉर्ड का बंदा है और गवर्नमेंट इसके बदले तो तेरे से नेगोशिएट नहीं करने वाली। और भाई शायद यहाँ पे आओकी जी इसीलिए थोड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वो गार्प को पकड़ ले, क्योंकि गार्प के बदले अगर वो लोग नेगोशिएट करेंगे तो थोड़े ज्यादा चांसेस है सक्सेसफुल होने के। हाँ भाई उतना ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि भाई गार्प कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है और वो भी तो स्वॉर्ड का ही मेंबर है। और 5 एल्डर्स तो शायद ही ऐसे बंदे को बचाने को कहें जो कि भाई सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भाव तक नहीं देता। जिसके बाद हमें हाचिनोसु की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि अवालो पिजारो अपने पावर्स को यूज करके गार्प की शिप को कुचलने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये देख के शिप के मरीन्स उसके ऊपर कैनन से हमला करते हैं, पर भाई उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता। और भाई अब सब लोग शिप के अंदर फंस चुके थे, जहाँ पे उनका एकमात्र रास्ता पानी में कूदने का था, पर उससे भी बचने के चांसेस कुछ खास नहीं थे। तो ये देख के कोबी भी काफी पैनिक कर जाता है और जमीन में पड़े हुए गार्प से पूछता है कि आखिर हम लोग क्या करें। अगर उस बड़े से हाथ ने शिप पे हमला किया तो सारे मरीन्स के साथ साथ सिविलियंस भी मारे जाएंगे। तो गार्प उनसे कहता है तुम उन्हें बचा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ओपनिंग क्रिएट करूंगा। कोबी तुम उस आइलैंड मॉन्स्टर का हाथ डिस्ट्रॉय करोगे, ग्रस तुम शिप को उस टूटे हुए हाथ के टुकड़ों से प्रोटेक्ट करोगे और हेलमेपो तुम दोनों का बैग संभालेगा ताकि तुम पे कोई हमला ना कर पाए। तो भाई ये सुनते ही पहले तो वो तीनों थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर फिर वो तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि काली मूछों वाले पायरेट्स को शक हो जाता है कि कोबी कुछ करने वाला है। पर वो लोग सोचते हैं कि ये बंदा आखिर कर ही क्या लेगा, इसके दिमाग में वो हीरो का टाइटल चढ़ के बैठ गया है, गार्प के बिना ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद हम कोबी और ग्रस को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे ग्रस कोबी से पूछता है कि आखिर तू उसे डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, तेरे पास कोई बम वगैरह है क्या। तो भाई कोबी बोलता है मेरे पे तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे भाई हम हेलमेपो को भी अपना काम बढ़िया से करते हुए देखते हैं, क्योंकि भाई पायरेट्स कोबी के ऊपर कैनन से हमला कर रहे होते हैं, पर हेलमेपो खुद अपनी ब्लेड को यूज करके उसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद ब्लास्ट में फंस जाता है। जिसके बाद हमें कुजाना और गार्प की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे अब गार्प वापस से उठ खड़ा हुआ है। तो ये देख के कुजाना उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसी हालत में कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। पर गार्प भी लाइक ये तो बस छोटी सी खरोच है, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा।
ओह तो अच्छा ऐसा है, मैं तो यहाँ पे फालतू में तुम्हारे लिए वरीड हो रहा था। जिसके बाद सडनली हम देखते हैं कि एकदम लाइटनिंग फास्ट स्पीड से गार्ड कुजान को पंच मारता है और उसे डाउन कर देता है और कुजान को भाई यहाँ पे रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता, जिसे देख के भाई वहां के सारे पायरेट्स शॉक रह जाते हैं। और भाई फिर हम देखते हैं कि गार्ड सडनली फ्लैश बन गया है, जहाँ पे वो इतना फास्ट जा रहा है कि इधर उधर की बिल्डिंग उसकी शॉक वेव से टूट रही है। और गार्ड यहाँ पे एकदम से पायरेट आइलैंड के स्कल के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे हम गार्ड को फिर से बीस्ट मोड में जाते हुए देखते हैं और वो अपने फिस्ट को एडवांस कॉन्कर हाकी से कोड करके उस स्कल के ऊपर एक न्यू मूव यूज करता है, गैलेक्सी डिवाइड, जिससे भाई फिर से एक बड़ा सा धमाका होता है और पायरेट आइलैंड का स्कल बीच से भाई टूट जाता है। और स्कल के ऊपर डैमेज पड़ने से हम ये भी देखते हैं कि हवालो पिजारो भी डैमेज हुआ है, जिसे देख के भाई सारे पायरेट्स की गाफ पड़ जाती है, क्योंकि भाई जो बंदा कुछ सेकंड पहले जमीन में पड़ा हुआ था वो एकदम से उठ के सुपर ह्यूमन स्पीड के साथ साथ अपना सुपर ह्यूमन पंच भी दिखाता है, जिससे वो स्कल आधा हो जाता है। और भाई सोचो अगर ये अटैक डायरेक्ट उसको पड़ा होता फिर भाई उसका क्या हाल होता। इसको देख के तो भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गार्प यहाँ पे कुजान के अगेंस्ट होल्ड कर रहा था, क्योंकि भाई वो चाहता तो एक दो गैलेक्सी इंपैक्ट पूरे आइलैंड की गाफ फाड़ सकता था, क्योंकि भाई कहना तो आसान है कि गार्प कुजान से फाइट कर सकता है, पर करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि कुजान बस गार्प के साथ नेवी में काम ही नहीं करता था बल्कि उसका स्टूडेंट भी था और गार्प उसे लगभग अपने बेटे की तरह ट्रीट करता था, जहाँ पे उसने उसे लूफी और इवन ड्रैगन के बारे में बताया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हवालो पिजारो अपना टूटा हुआ स्कल अपने बड़े बड़े हाथों से संभाल रहा होता है, और क्योंकि इस इंपैक्ट की वजह से उसने अपना हाथ गार्प की शिप से थोड़ा ऊपर कर लिया है, तो यहाँ पे कोबी को चांस मिल जाता है उसके हाथ को डिस्ट्रॉय करने का। पर भाई यहाँ पे हवालो पिजारो भी अब काफी गुस्से में है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि तूने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब देख मैं तेरी शिप और तेरे लोगों के साथ क्या करता हूँ। पर भाई इसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे कोबी गार्प के अंडर ट्रेन कर रहा था। तो एक दिन गार्प हेलमेपो से कहता है कि कोबी इंप्रूव तो काफी कर रहा है, पर जब भी मैं उसे देखता हूँ उसके हाथों में पट्टी बंधी होती है, ऐसा क्यों? तो हेलमेपो कहता है वैसे तो कोबी ने मुझे चुप रहने को कहा है, पर मैं आपको बता देता हूँ कोबी को लगता है कि वो बस एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास कोई भी फाइटिंग टैलेंट नहीं है, तो इसके लिए वो 100-200 गुना ट्रेनिंग करने को भी तैयार है ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। और जब हमारी दिन में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो कोबी हमेशा रात में उन पुरानी बैटलशिप्स के पास जाके उनके ऊपर पंच कर रहा होता है, फिर चाहे उसके हाथ से कितना ही खून क्यों ना निकल रहा हो। तो भाई ये बात सुन के पहले तो गार्प काफी सरप्राइज हो जाता है कि मैंने जो ट्रेनिंग इनको दी है उसके बाद भी कोबी ऐसा कुछ कर पा रहा है, और क्योंकि भाई गार्प और ऑगिज भी ऐसा करते थे, तो भाई इसी डेडिकेशन को देख के गार्प ने कोबी को अपना स्टूडेंट बना लिया, जहाँ पे उसे और भी ट्रेन करता है। और भाई इसी ट्रेनिंग का फायदा आज जाके कोबी को होने वाला है, जहाँ पे वो फाइनली अपने पोटेंशियल को शो करेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि हवालो पिजारो गुस्से में अपने हाथों को और भी ज्यादा तेजी में शिप की तरफ ले जा रहा होता है, जिसके बीच में भाई कोबी आ जाता है। और ये देख के सारे मरीन शॉक रह जाते हैं कि आखिर कोबी क्या करने वाला है, और हिबारी भी लाइक कोबी सेनपाई आप क्या कर रहे हो, ये काफी खतरनाक है। जिसके बाद भाई हम देखते हैं कि कोबी फाइनली फर्स्ट टाइम अपने मूव को शो करता है, और यहाँ पे वो माई हीरो अकेडमी का डेकू बन जाता है और उस बड़े से हाथ को अपने ऑनेस्टी इंपैक्ट अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बार डिस्ट्रक्शन देखो भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल है। ही विल श्योरली सरपास गार्प, क्योंकि भाई ना कोबी के पास डेल फ्रूट है और ना ही एडवांस कॉन्कर्स हाकी, फिर भी भाई बस आर्मामेंट हाकी को यूज करके इतना ज्यादा लेवल का डिस्ट्रक्शन शो किया है। और यहाँ पे भाई मैंने उसे डेकू इसलिए बोला क्योंकि भाई काफी ज्यादा सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, जहाँ पे दोनों के ही टीचर ओवर पावर तो है ही, पर बस अपनी फिजिकल पावर को यूज करते हैं। और इवन यहाँ इस अटैक के बाद कोबी थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है, पर भाई इंजरी तो ठीक होते रहेगी, पर उससे पहले यहाँ पे हमें सबके रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उन पायरेट्स के मुंह तो खुले के खुले रह जाते हैं जो कह रहे थे कि कोबी बस नाम का हीरो है। और इवन यहाँ पे हमें सारे मरीन्स के शॉकिंग रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं, और गार्प भी लाइक सारे तेरे पे ऐसी पावर्स कब से आ गई। कोबी यहाँ पे गिर रहा होता है और उसे हेलमेट पे आके पकड़ लेता है, जिसके बाद प्रिंस ग्रस अपने क्ले नेस्ट को यूज करके सारे टुकड़ों को पकड़ लेता है, जिससे भाई शिप बच जाता है और वो तीनों वापस से शिप में चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे मरीन्स खुशी से नाच रहे होते हैं। और हिबारी तो भाई कोबी से लिपट जाती है। जलने की बदबू आ रही है यार कहीं से। ओ अच्छा मैं ही जल रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्प ट्रांसपॉन्डर स्नेल से शिप को मैसेज देता है और कहता है कि कैप्टन कोबी को बचाने का मिशन सक्सेसफुल रहा, अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोग यहाँ पे सेफ रहो। और भाई यहाँ पे गार्प प्रिंस ग्रस के पूछे हुए क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए कहता है तुम सब लोग मरीन्स का फ्यूचर हो, अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और भाई गार्प का जो पहला लेसन था कि यंगस्टर की जान एक बूढ़े की जान से ज्यादा कीमती है, तो वही यहाँ पे हम उसका आखिरी लेसन बनते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पे गार्प
अब अकेला हाचिनोसु के अंदर फंसा है और हम उसे जमीन में पड़ा हुआ देखते हैं जहाँ पे आओकी ने उसे अपनी आइस ब्लेड से स्टैब कर रखा है और वो सारे काली मूंछ वाले पायरेट से घिरा हुआ होता है। पर भाई तब भी वो यहाँ पे हंस रहा होता है और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके फ्रीज हो रहा है। पर भाई शॉकिंग बात तो ये है कि यहाँ पे हमें आओकी जी को तो दिखाते हैं पर उसका फेस स्पेशली उसकी आंखें यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलती। मानो यहाँ पे ये छुपाने की कोशिश हो रही हो कि आओकी जी इस बात से काफी ज्यादा दुखी है कि उसको अपने टीचर के साथ ऐसा करना पड़ रहा है। और भाई आओकी जी चाहता तो उस शिप को रोक सकता था क्योंकि भाई वो सी को बर्फ में कन्वर्ट कर सकता था जिससे वो कहीं नहीं जा पाते और ये बात खुद ऑल ऑफिसरों ने यहाँ पे कही थी। पर भाई आओकी जी का ऐसा ना करना और उसका फेस यहाँ पे छुपाना ये तो भाई इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आओकी जी अभी भी गार्प के साथ है और ये सब उसने बस ब्लैकबीयर्ड का भरोसा जीतने के लिए किया है। और भाई यहाँ पे गार्प अभी मरा नहीं है और यहाँ पे वो जिंदा है। जिसके बाद सीन एगेट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मरीन्स की शिप एगेट में पहुंच चुकी है और अब आने वाले चैप्टर्स पूरे एगेट पे फोकस्ड होने वाले हैं क्योंकि भाई यहाँ पे 100 शिप्स आ रही हैं और ऊपर से कीज़ुरू और सैटर्न भी उन शिप्स के अंदर हैं। तो भाई स्ट्रॉ हैट्स का निकलना तो काफी मुश्किल हो जाएगा और वैसे भी उनके आधे मेंबर्स तो स्टोन में कन्वर्ट हो रखे हैं। और भाई इस पायरेट आइलैंड के इंसिडेंट के अगले दिन ही अब न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपेगी कि कैप्टन कोबी को पायरेट आइलैंड से बचा के ले आए हैं पर लेजेंडरी हीरो गार्प पायरेट आइलैंड में गायब हो गया और उसका फेट अभी अननोन है। और स्ट्रॉ हैट्स ने एगहेड आइलैंड पे कब्जा कर लिया है और उसे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है जिसको पेलने के लिए मरीज जा रही है। और भाई अब ये सारी बातें पूरी दुनिया में फैलने वाली हैं।